The Storyteller presents. हेलो लिसनर, वेलकम टू आवर चैनल द स्टोरी टेलर। आइए कहानी के अगले भाग की शुरुआत करते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों कमरे में वापस आ गए। रणविजय आकर बिस्तर की एक तरफ लेट गया और उसने अपना एक हाथ चेहरे पर रख दूसरा सीने पर रख दिया। रूहानिका खड़ी उसको देखती रही। उसे अपने ऊपर किसी की नज़रों का एहसास हुआ और उसने हाथ हटाकर उसकी तरफ देखा। उसने सवाल किया, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? कुछ कहना है? उसने इधर उधर देखते हुए कहा, मुझे कहना नहीं, पूछना। आप बेड पर सोओगे तो मैं। उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी, मगर वो उसकी बातों को समझ चुका था। उसने गंभीरता से बिस्तर पर बैठते हुए कहा, अगर तुम्हारे दिमाग में कोई ख्याल चल रहा है कि मैं सोफ़े पर और तुम बेड पर, तो ये ख्याल अभी अपने दिमाग से बाहर निकालो, क्योंकि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, ना ही तुम्हें ऐसा करने की इजाज़त दूंगा। हम दोनों किसी मूवी या सीरियल में नहीं हैं जहाँ हीरो सोफ़े पर और हीरोइन बेड पर सोती है। ये रियल लाइफ है और हम दोनों मैरिड हैं। शादी जैसे भी हुई हो, मगर हकीकत यही है कि वी आर लीगली मैरिड हस्बैंड वाइफ, और इस हिसाब से तुम आराम से मेरे साथ बेड शेयर कर सकती हो, सिर्फ सोने के लिए, और मुझे इस मैटर पर कोई बहस नहीं करनी है। कुछ पल खामोशी से उसे देखने के बाद वो दोबारा बोली, लेकिन हम दोनों एक साथ कैसे? मतलब आप समझिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। उफ, मैं अपनी बात आपको नहीं समझा पा रही। एक बार फिर अपनी उलझन में खामोश होकर उसने उस शख्स की तरफ देखा जो गहरी आंखों से उसे देख रहा था। उसने कड़े लहजे में कहा, डोंट वरी, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, ना ही तुम्हारे करीब आऊँगा। मुझे अपने लिमिट्स पता हैं, इसीलिए तुम इस मामले में मेरी तरफ से पूरी तरह से बेफिक्र रहो। अपनी बात कहकर वो दोबारा से बिस्तर पर लेट आंखों को बंद कर चुका था। वो कुछ पल यूं ही खामोशी से उसे देखती रही, फिर उसकी बात मानकर दूसरी तरफ आकर लेट गई। कमरे की लाइट बंद करते हुए उसे अपनी धड़कनें साफ तौर पर महसूस हो रही थी। उसके लिए ये सब कुछ अलग और अनोखा, साथ ही बहुत अजीब था। ऐसा ही हाल रणविजय का भी था, लेकिन उसने अपने लहजे में कुछ भी जाहिर नहीं किया था। उसकी हरकतें भी सामान्य थीं और थोड़ी देर ख्यालों में विचारने के बाद दोनों गहरी नींद में सो चुके थे। अगली सुबह रूहानिका की आंखें खुली। वो बिस्तर पर अकेली थी। चारों तरफ उसे तलाशने के बावजूद उसे रणविजय कहीं नजर नहीं आया था। उसने अपने कपड़े लिए और तैयार होने के लिए बाथरूम की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद पूरी तरह से तैयार होकर और कमरे को ठीक कर वो कमरे से बाहर आई थी। डाइनिंग टेबल पर काकी उसका इंतज़ार कर रही थी। उन्हें मॉर्निंग विश करने के बाद वो अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गई। नज़रें अभी भी इधर उधर उसको तलाश रही थीं, जिसे महसूस कर उन्होंने उसके सामने नाश्ते की प्लेट रखते हुए कहा, रणविजय सर ऑफिस जा चुके हैं। एकदम उसका हाथ रुक गया, फिर चुपचाप नाश्ता करने लगी। उसे बहुत अजीब महसूस हो रहा था। नाश्ता करने के बाद अपने कमरे में वापस गई, वहाँ से अपना मोबाइल और ज़रूरी सामान ली और फिर कमरे से बाहर आ गई। काकी उसका इंतज़ार कर रही थी। उसने उनके पास आकर कहा, मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, आने में वक्त लग जाएगा। इसके बाद वो उनसे मिलकर वहाँ से निकल गई। रूहानिका गेट पर पहुंची जब उसके सामने एक ड्राइवर आकर खड़ा हो गया। उसने सवालिया नज़र से उसे देखा तो उसने सामने खड़ी गाड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा, आइए मिसेस रावत। वो एक पल उसे देखी, फिर बोली, ये मेरी गाड़ी नहीं है, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? उसने सिर झुकाकर कहा, मैडम, ये गाड़ी बॉस ने आपके लिए निकलवाई है। अब से आपको जहाँ भी जाना होगा और कोई भी काम होगा, उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं, और ये उनके ऑर्डर्स हैं। उसने सामने देखा, वहाँ पर एक महंगी मेबैक कार खड़ी थी, जो उसकी औकात से नहीं, इमेजिनेशन तक से बाहर थी, क्योंकि उन दोनों की शादी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी और वो किसी को इस बारे में बता नहीं सकती थी। तो अब वो किसका हवाला देकर इस गाड़ी को लेकर बाहर निकलेगी? क्या कहेगी? उसके दोस्त सवाल करेंगे तो उनका क्या जवाब देगी? बहुत सारी बातें सोचने विचारने के बाद उसने कहा, मैं ये गाड़ी यूज़ नहीं कर सकती। आप अपने बॉस से कह दीजिए, अगर वो कुछ कहें तो मेरा नाम ले लीजिए। अपनी बात कहने के बाद वो वहाँ से चली गई। ड्राइवर को ना कुछ कहने का मौका दिया, ना सफाई देने दी। वो उसे जाता हुआ देख रहा था। फिर अपना फ़ोन निकाल नितिन को इन्फॉर्म कर दिया। नितिन ने रणविजय को कहा, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो खामोशी से अपना काम कर रहा था। कुछ पल बाद रूहानिका एक ऑफिस बिल्डिंग के सामने आकर खड़ी थी, जिसके ऊपर बड़ा सा बैनर लगा था जिसमें आरा एंटरटेनमेंट लिखा हुआ था। रूहानिका इस कंपनी में बीते 2 साल से काम कर रही थी। 6 महीने पहले ही उसने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी, जिसमें उसने छोटे मोटे ऐड और कुछ
गिनी चुनी मूवीज़ की थी जिसमें उसका रोल लगभग ना के बराबर ही था, और वो आज भी अपना काम कर रही थी। रूहानिका ने आंखों में चमक लिए उस बिल्डिंग की तरफ देखा, फिर अंदर दाखिल हो गई। अभी वो कुछ कदम ही चली होगी कि एक लड़की उसके पास भागती हुई आई और उसके गले से लटक गई। चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ उसने उसे खुद से अलग करते हुए कहा, कैसी हो ध्वनि? मैं अच्छी हूँ, तू बता कहाँ थी? तेरा फ़ोन नहीं लग रहा, कोई बात नहीं हो पा रही, कहाँ रहती है आजकल? उसके लगातार सवाल करने पर उसने कहा, खामोश हो जा मेरी बुलेट एक्सप्रेस, थोड़ी व्यस्त थी इसी वजह से समय नहीं मिला, लेकिन अब आ गई ना तो अब हम ढेर सारी बातें करेंगे। इसी तरह बातें करते हुए दोनों एक केबिन के सामने आकर खड़े हो गए। दरवाजे पर मैनेजर नव्या वर्मा के नाम की नेम प्लेट लगी हुई थी। दरवाज़ा खोल अंदर दाखिल होते हुए उन्होंने कैबिन पर नज़र डाली, जहां उनसे उम्र में थोड़ी ही बड़ी लड़की सोफे पर बैठी डॉक्यूमेंट से घिरी नज़र आई। रूहानिका को देख उसके होंठों पर मुस्कान आई और अपनी जगह से उठते हुए हाथ में पकड़ी फाइल को उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, तुम्हारे लिए मुझे बहुत अच्छी स्क्रिप्ट मिली, आज उसका ऑडिशन, क्या कहती हो, आजमाओगी खुद को? उसके होंठों पर एकदम से गहरी मुस्कान आ गई। उसने तुरंत उसके हाथ से फाइल ली और एकदम से उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। उसे अपने नए नए बने पति का ख्याल आ गया था, जिस वजह से वो पूरी तरह चुप हो गई। दोनों ने उसे देखा और कहा, क्या हुआ? उसने उन दोनों की नज़रों को महसूस कर जल्दबाजी में कहा, कुछ नहीं, मैं बस 5 मिनट में आई। वो कमरे से बाहर चली गई और वो उसे जाता हुआ देखते रहे। थोड़ी दूर आने के बाद जब उसे महसूस हुआ कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो उसने अपना मोबाइल फ़ोन बाहर निकाला और थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद उसने नितिन को फ़ोन लगा दिया। नितिन, जो इस वक्त केबिन में रूहानिका के कंपनी में होने की बात रणविजय को इन्फॉर्म कर रहा था, उसने जब अपना फ़ोन देखा तो उसके चेहरे पर हैरानी आ गई। उसे इस बात की बिल्कुल तवक्को नहीं थी कि रूहानिका उसको फ़ोन करेगी। नितिन ने अपना फ़ोन रणविजय की तरफ बढ़ा दिया। रणविजय ने उसको कॉल रिसीव कर फ़ोन स्पीकर पर रखते हुए टेबल पर रख दिया। फ़ोन को रिसीव होते ही रूहानिका की आवाज़ पूरे केबिन में सुनाई दी, हेलो नितिन, क्या आपके सर फ्री हैं? उसने नितिन को कुछ इशारा किया, जिसके जवाब में वो बोला, जी मैडम, सर अभी फ्री हैं, आपको क्या बात करनी है? आप मुझे बता दीजिए, मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने दोबारा कहा, एक्चुअली मुझे आपके सर से ही बात करनी है, अगर उनके पास समय हो तो क्या प्लीज़ आप उनसे कॉल कनेक्ट कर सकते हो? नितिन ने रणविजय को देखा और उसने फ़ोन की तरफ इशारा किया। नितिन ने हाँ कहने के साथ ही अपने कदम पीछे ले लिए। रणविजय की रौबदार आवाज़ उसके कानों में सुनाई दी, हेलो। रणविजय की आवाज़ सुन दिल एकदम से धड़क उठा था। खुद को संभालते हुए उसने कहा, मिस्टर रावत, आई वॉन्ट योर परमिशन। रणविजय को पहले से ही इस बात का अंदाज़ा था रूहानिका उससे किस मुद्दे पर बात करना चाहती है। फिर भी उसने पूछा, किस चीज़ की परमिशन? उसने गहरी सांस ली और जवाब दिया, एक्चुअली मैं RK एंटरटेनमेंट में काम करती हूँ और आज मेरे पास एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट आई है जिसका आज शाम ऑडिशन। मैं अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहती हूँ, इसलिए आपकी परमिशन की ज़रूरत है। अगर सब कुछ मेरे हक़ में होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मगर अब जबकि आप हो तो आपकी इजाज़त चाहिए। तो क्या मैं अपना सपना पूरा कर सकती हूँ? उसने जवाब नहीं दिया। उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं वो मना ना कर दे। वो किसी कीमत पर अपना सपना नहीं छोड़ना चाहती थी। शादी उसकी मजबूरी थी, सपना उसका सुकून था। उसके भाई का ख्वाब था कि वो इंडिपेंडेंट बने, कुछ अपने दम पर करे, और अब उसे डर लग रहा था। उसकी हाँ और ना पर उसकी ज़िंदगी टिकी थी। कम से कम उसको तो यही एहसास हो रहा था। रणविजय कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, मुझे तुम्हारे काम करने से कोई दिक्कत नहीं है, पर एक बात का ध्यान रहे कि हमारी शादी की बात किसी को पता ना चले। और हाँ, कुछ भी ऐसा वैसा मत करना जिससे दादाजी को अपने फ़ैसले पर पछताना पड़े। भले ही हम दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, लेकिन हकीकत यही है कि तुम रावत ख़ानदान की बहू और मेरी वाइफ हो। तुम मर्यादा में रहकर काम करो। बाकी मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है, ना कभी होगी। ज़िंदगी तुम्हारी है, फ्यूचर तुम्हारा है। तुम्हें अपने लिए सोचने का हक़ है। मुझसे या किसी और से इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कुछ बोल नहीं पाई और फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दी। इस वक्त उसके चेहरे पर चमक और आंखों में खुशी थी, जिसका कारण वो शख्स था जिसने उसे एक उम्मीद दी थी। बेशक वो उनके रिश्ते के हवाले से नहीं थी, पर एक उम्मीद थी
उसने लगभग इसे छोड़ दिया था, पर अब जब उसने हाँ कह दी थी तो वो बहुत बेहतर महसूस कर रही थी। उसकी हाँ की क्या कीमत थी, इसका एहसास केवल और केवल रूहानिका को था, उसके अलावा किसी को नहीं, और हो भी नहीं सकता। वो कभी भी अपनी शादी को अपने सपनों की कीमत शादी को वॉटेवर